हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट सीखे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन पर हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड लास्ट में हमने रेप्लिकेशन की डिटेल्स डिस्कस की थी, जो कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएटेड ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज। है तो बड़ा एक्यूरेट और बड़ा ही एफिशिएंट एंजाइम, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब वो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है यानी डीएनए से नया डीएनए बनाता है, तो उस वक्त वो दो कंडीशंस पे काम करता है। पहली ये कि इट डज नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, यानी एक प्राइमर होगा उसी के ऊपर ये चेन को एक्सटेंड करेगा। एंड दूसरी कंडीशन, इट वर्क्स ओनली इन द 5 to 3 डायरेक्शन, यानी जो पॉलीमर्स ऐड मोनोमर्स ऐड करेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में करेगा, जिसकी वजह से हमने देखा था कि एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है जबकि दूसरे पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों डीएनए से आरएनए का बनना, है ना। रेप्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा, डीएनए से डीएनए का बनना, पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डीएनए से आरएनए का बनना। और अगर हम दोनों की डेफिनेशन देखें तो रेप्लिकेशन कहता है कॉपीइंग ऑफ डीएनए टू डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन कहता है कॉपीइंग ऑफ डीएनए टू आरएनए। तो कई बार बच्चों को लगता है कि इसको कॉपीइंग क्यों कह रहे हैं हम, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए अलग मॉलिक्यूल है, आरएनए अलग मॉलिक्यूल है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड कॉपीइंग। क्योंकि बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसी इंफॉर्मेशन को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाता है आरएनए पर वो कैसे होता है ट्रांसफर, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में सीखनी है। ठीक है, बट डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे दी जा सकती है दैट द कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जो भी आरएनए सेल में बनेगा, है ना, दैट इज एमआरएनए। यहाँ पर जो मेन आरएनए बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए। तो वो मैसेंजर आरएनए डीएनए ने ही बनाया है। भाई आरएनए क्या है, आरएनए एक चेन है ना न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर आरएनए बना दो। पर ये नहीं पता सेल को कि न्यूक्लियोटाइड्स को किस क्रम में, किस सीक्वेंस में जोड़ना है, तो वो उन्हें कौन बताएगा या वो कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा डीएनए। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कॉपीइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ठीक, कई बार हम इन दोनों को एग्जाम में मिक्स कर देते हैं क्योंकि दोनों ही देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन आपको दोनों को स्पेसिफिकली अलग अलग इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। हम पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जहाँ जहाँ डिफरेंसेस आएंगे, जहाँ जहाँ सिमिलैरिटीज आएंगी, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट करो। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। यहाँ पर की पॉइंट है, देखो, वन स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन में आपने देखा था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं और दोनों के अलॉन्ग न्यू स्ट्रैंड बनता है, यानी बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन बच्चों ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कभी नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन में एक और डिफरेंस है क्या, कि रेप्लिकेशन जब भी होगा उस सेल में जितना भी डीएनए है पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हमारे 10 क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गए बाकी के नहीं हुए। अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो 46 के 46 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के पास मैंने आपको बताया था एक एक क्रोमेटिड होता है, वो अपने जैसा एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, तो पूरा डीएनए गेट रेप्लिकेटेड ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। भाई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्यों कर रहा है बताओ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए। अगर डीएनए के पास हीमोग्लोबिन बनाने की इंफॉर्मेशन है तो डीएनए चाहता है कि मैं उस इंफॉर्मेशन से एक आरएनए बनाऊं और वो आरएनए आगे जाकर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना दे। तो डीएनए का सिर्फ वही सेगमेंट तो ट्रांसक्रिप्ट होगा जिसको हीमोग्लोबिन बनाना है। हमारे डीएनए में तो हजारों लाखों तरह के जीन्स हैं, सब क्यों ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, रेप्लिकेशन तो होल डीएनए का होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सेल में प्रेजेंट बहुत सारे क्रोमोसोम्स में से उसके भी किसी एक सेगमेंट का होता है जो एक जीन है। ठीक है, जिस जीन की जरूरत है सेल को, जिस जीन को एक्सप्रेस होना है, वही जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, एंड अगर मान लो ये वो सेगमेंट है जिसको ट्रांसक्रिप्ट होना है, तो इसमें भी दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते हैं कभी भी। क्यों नहीं होते हैं दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट, उसका कारण अभी हम आगे देखेंगे। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, वो भी फिक्स होता है कि दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, बस वही स्ट्रैंड एक आरएनए बनाता है। ये आरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आकर, ये दिख रही है आपको, दिस इज प्रोटीन चेन बनाता है, अकेला नहीं। मैंने आपको बताया था ना आरएनए पढ़ाते वक्त कि प्रोटीन चेन बनाना इज द ट्रांसलेशन। तो
ट्रांसलेशन में 3 तरह के आरएनए लगेंगे। एमआरएनए तो इन्फॉर्मेशन लेकर आया ही आया है, उसकी हेल्प करेगा आरआरएनए जो कि राइबोसोम में है, और साथ में ये जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर द ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड्स को उठा उठा के लाएंगे। तो ये सब मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन का पर्पज ही है ट्रांसलेशन। अगर सेल को ट्रांसलेशन करना है तो ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का ना होके किसी एक स्ट्रैंड का होता है, और ट्रांसक्रिप्शन सेल के होल डीएनए का ना होकर किसी एक सेगमेंट का होता है। क्लियर? तो यहाँ देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है कि प्रिंसिपल दोनों का सेम है, कॉम्प्लीमेंटारिटी के प्रिंसिपल पर होता है जैसे रेप्लिकेशन हुआ था। ओके, बस यहाँ पे फर्क क्या है बच्चों? यहाँ पर फर्क ये है कि जहाँ पर भी एडिनोसिन होगा उसके सामने थायमिन ना आके क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। भाई ये तो आपको पता है ना कि अगर मान लो डीएनए में यहाँ ए है, तो अगर रेप्लिकेशन हो रहा होता तो ए के सामने टी आता, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ए के सामने यू आएगा, क्योंकि आरएनए में कहीं टी नहीं होता ना, आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर? हाउएवर अब इसमें डिफरेंस बताया, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। सिमिलैरिटी क्या हो गई कि दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कि अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. जब भी रेप्लिकेशन होगा होल डीएनए का होगा, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ये 2 की पॉइंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, जिसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। 2 स्ट्रैंड, 1 स्ट्रैंड, होल डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए। इसको आप भी लिख लें जिससे आपको कंफ्यूजन आगे नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? दिस नेसेसिटेट डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। यानी हमें ये सीखना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले कि वो कौन सा रीजन है जो कि ट्रांसक्रिप्ट होता है, आप आगे पढ़ोगे, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का जो पार्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है ना एक बार में, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और वो कौन सा स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि दोनों का तो नहीं हो रहा, तो ये भी हम आगे सीखेंगे कि वो स्ट्रैंड होता है जिसकी खुद की पोलैरिटी 3 to 5 होती है। क्यों? वो अभी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। ठीक है? तो देखें आगे क्या लिखा है। पहले इसका रीज़न दिया है आपको कि क्यों भाई एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, दोनों क्यों नहीं हो रहे। तो मैं इसको तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट में आपका। वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखो कॉपीड वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर मैंने एक डीएनए बना दिया है ये। अगर हम कह रहे हैं कि भाई जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करे तो थोड़े टाइम के लिए जैसे रेप्लिकेशन में खुल गया था ना डीएनए, है ना, वैसे यहाँ पर भी डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो खुल जाएगा। तो अगर ये खुल रहा है, अगर इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, तो क्यों ना दोनों से ही ट्रांसक्रिप्शन कर लिया जाए। जैसे वहाँ पर मेन एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर मेन एंजाइम होता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। उसका पूरा नाम याद है आपको? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पर डिपेंड होकर काम कर रहा था। यहाँ पर मैं इस एंजाइम का क्या नाम रखूँ? नाम तो है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये किस पर डिपेंड होकर आरएनए को बना रहा है? एक आरएनए से आरएनए बना रहा है या डीएनए से आरएनए बना रहा है? डीएनए से आरएनए बना रहा है ना, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसका नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इधर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी दोनों की डिपेंडेंसी तो सेम है, दोनों के लिए टेम्पलेट तो कौन है? डीएनए। तो इनिशियल नेम तो सेम है दोनों का, दोनों डीएनए पर डिपेंड होकर काम करते हैं। पर पॉलीमराइजेशन के बाद क्या बन रहा है? अगर रेप्लिकेशन में डीएनए बनता है तो एंजाइम का नाम हो गया डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है तो एंजाइम का नाम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं तो एक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ जाए, एक यहाँ जुड़ जाए, ये भी एक आरएनए की चेन बना दे और ये भी एक आरएनए की चेन बना दे। अगर ऐसा होता तो देखना जरा क्या प्रॉब्लम आ जाती। ये जो आरएनए की चेन बनेगी इसमें न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे बच्चों? इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेंगे। दैट यू नो, भाई टी के सामने ए आएगा, ए के सामने यू, जी के सामने सी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आते जाएंगे और एक आरएनए की चेन बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ भी अगर चेन बनेगी
तो AUC वाली चेन ही बनेगी या इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना, A के सामने T, T के सामने A, मतलब A के सामने T नहीं U, T के सामने A, देन G, G, तो एक और कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। ठीक है, तो ये दोनों RNA जरा ध्यान से देखकर बताओ, बिल्कुल एक जैसे हैं क्या? पॉसिबल है क्या ये तो तब पॉसिबल होता जब ये दोनों आइडेंटिकल होते, तो फिर इनका कॉम्प्लीमेंट्री भी आइडेंटिकल होता, बट ये दोनों खुद भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जरूर हैं। देखो A और U कॉम्प्लीमेंट्री होता है, U और A, C और G, C और G, G और C, है ना। तो ये जो दो RNA मॉलिक्यूल बने हैं एक ही टाइम पर, जैसे ये बन के ट्रांसलेशन के लिए निकलने लगेंगे ना, ये आपस में बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स तो आपस में बाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। और क्या बन जाएगा? एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा, दैट विल बी वेस्ट। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA कांट डू ट्रांसलेशन बच्चों। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक RNA मतलब RNA का सिंगल स्ट्रैंडेड होना जरूरी है। डबल स्ट्रैंडेड RNA कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ओके तो ये जो पूरी मेहनत है दैट वुड बी फ्यूटाइल। एनसीईआरटी में लिखा है द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बी फ्यूटाइल। ये पूरा प्रोसेस फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, वेस्ट हो जाएगा। ओके और दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी देखना, कि अगर मान लो सेल किसी तरह से इनको बाइंड होने से रोक भी देती तो देखना जरा, ये जो आरएनए हैं, मैंने आपको एक बार हल्की सी हिंट दी थी क्या कि आरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। तो ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है। और ये भी बताया था क्या कि जो कोडोन है, हर कोडोन स्पेसिफिक होता है। ये फिक्स है कि AUG के सामने मिथियोनिन आएगा, tRNA पढ़ते वक्त बताया था, है ना। UUU के सामने क्या आएगा, तो अगर ये फिक्स है कि किसके सामने क्या आएगा, तो UAG मान लो किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो यहाँ तो फर्स्ट AUC है। वैसे UAG स्टॉप कोडोन होता है, बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले आए इसलिए हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये किसी और के लिए कर रहा है, फिर CGA किसी और के लिए करेगा, GCU किसी और के लिए करेगा। तो ध्यान से देखकर बताओ कि ये वाली चेन और ये वाली चेन सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये सेम कैसे हो सकती है? यानी हमने तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन ही बदल दी। हम कह रहे हैं कि DNA का एक सेगमेंट जो कि एक जीन है वो दो तरह की प्रोटीन बना रहा है, मतलब यही हीमोग्लोबिन बना रहा है और यही इंसुलिन बना रहा है। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक मशीनरी। तो इन दो कारणों की वजह से DNA के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते। कौन से दो कारण? पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो जो दो RNA बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो कि आपस में बाइंड हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगा। और दूसरा कारण, ये जो RNA हैं अगर ये ट्रांसलेट करते भी हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे, दैट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक मशीनरी। पॉसिबल ही नहीं है कि सेम जीन सेम सेगमेंट है ना दो तरह की प्रोटीन बना दे। क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, देखना कि क्यों नहीं किया ऐसा नेचर ने। फर्स्ट रीजन, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल। हो सकता है आपको ये गलतफहमी हो कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब A यहाँ है तो A ही यहाँ है, ऐसा कभी नहीं होता ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब A के सामने U, U के सामने A, C के सामने G। So, if and in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. इसको हाईलाइट करो। अगर दो RNA साथ में बनेंगे तो उनसे बनने वाले दो प्रोटीन भी अलग होंगे। Hence, one segment of the DNA would be coding for two different protein, and this would complicate the genetic machinery और genetic information transfer machinery। ठीक है, दूसरा कारण क्या दिया है? Second, the two RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other। तो ये जो दो RNA molecule बने हैं ये क्या होंगे? They would form a double stranded RNA which prevent the translation। ठीक है, and the exercise of transcription would become a futile। exercise of translation मत कर देना, ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की मेहनत हुई है ना वो सारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ठीक, दैट्स वाई नेचर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर दोनों स्ट्रैंड्स को साथ में ट्रांसक्रिप्ट नहीं होने देती है। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होता है। एंड उसका भी रीज़न मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसका रीज़न है जो DNA पॉलीमरेज की दो कंडीशंस थी ना काम करने की,
है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज उसका छोटा भाई है, कुछ नखरे तो वो भी दिखाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कंडीशन को तो कुछ नहीं मानता, कहता है ठीक है मैं प्रोसेस को शुरू भी कर दूंगा, एंड भी कर दूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा, मुझे किसी दूसरे एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो आरएनए कोई प्राइमर प्राइमेज जैसा यहाँ नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही सारा काम करता है। लेकिन एक कंडीशन पे वो भी अड़ा हुआ है कि मैं भी जो पॉलीमराइजेशन करूंगा ना वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही करूंगा, ठीक है। तो यानी अगर हम कह रहे हैं कि ये जो आरएनए बन रहा है ये 5 to 3 डायरेक्शन में बनना चाहिए, तो ये उस स्ट्रैंड पर बनना चाहिए जो खुद 3 to 5 है, क्योंकि जब भी बच्चों ये पॉलीमराइजेशन होता है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और ये एंटी पैरेलल भी जुड़ते हैं, जैसे डीएनए में जुड़ा था। बाद में तो आरएनए को अलग ही होना है, पर फिर भी जब ये बन रहा है तो एंटी पैरेलल बनेगा। तो अगर खुद 5 to 3 डायरेक्शन में बनना है तो टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, 3 to 5 वाला, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछें कि डीएनए का वो कौन सा स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट की तरह काम करता है, हर वर्ड पे ध्यान देना है आपको जेनेटिक्स के इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ते वक्त। अगर आपने टेम्पलेट पे ध्यान नहीं दिया, ट्रांसक्रिप्शन पे ध्यान नहीं दिया, दिमाग में रेप्लिकेशन चल रहा है, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये की वर्ड्स हैं, अगर इन पे आपका कमांड हो गया, आपके दिमाग का कमांड हो गया कि रेप्लिकेशन दिखते ही तुरंत समझ आ गया कि ये बात हो रही है डीएनए से डीएनए के बनने की, ट्रांसक्रिप्शन दिखते ही समझ आ गया कि ये बात हो रही है डीएनए से आरएनए बनने की, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है तो समझ आ गया कि आरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है, उससे प्रोटीन बनाई जा रही है, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमें इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझना है कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, पर उसमें आपको सबसे पहले डीएनए के उस सेगमेंट के बारे में समझाया है जो एक बार में ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसी को कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे 3 रीजन्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये देखो, पहले अगर हम डायग्राम से देखें तो ये आपकी बुक में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्कीमेटिक डायग्राम है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, एक ब्लू कलर से ग्रीन कलर से स्ट्रैंड दिखाया है, पोलैरिटी भी लिखी है। डीएनए तो हमेशा एंटी पैरेलल होता है, अगर ये वाला स्ट्रैंड है 3 to 5 तो ये वाला स्ट्रैंड है 5 to 3। एक ही डायरेक्शन में पढ़ूँ ना मैं, ये 3 to 5 तो ये 5 to 3, यहाँ से पढ़ोगे तो ये 5 to 3 और ये 3 to 5। तो मैम कैसे पढ़े हम, वहाँ तो रेप्लिकेशन में तो आपने नियम बताया था, हमें बताया था ना मैंने कि रेप्लिकेशन में आप कैसे पढ़ोगे, जहाँ आपको ओराई दिखे वहाँ से आप पढ़ना। अगर मैं इसको 3 5 ऐसे लिख रही हूँ, इसको 5 3 ऐसे लिख रही हूँ, तो हमेशा एरो हमेशा बच्चों 3 की तरफ लगता है। 3 एंड को डाउन स्ट्रीम एंड बोलते हैं, है ना, वो नीचे की तरफ है, इसलिए एरो हमेशा उसी तरफ लगता है। इस एरो का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना एरो की डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसा मत समझना। ओके, तो अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज स्ट्रैंड ए, दिस इज स्ट्रैंड बी, तो मुझे ए स्ट्रैंड की पोलैरिटी बताओ, तो आप 3 to 5 बोलोगे या 5 to 3 बोलोगे। हमेशा ओराई से डायरेक्शन शुरू करनी है, दिस शुड बी द रीडिंग मैनर। तो आप ए की पोलैरिटी बोलोगे मैम ये 5 to 3 है और ये 3 to 5 है, ओके, ओराई से ही पढ़ना है। तो रेप्लिकेशन में तो हमें पता है रूल्स, ट्रांसक्रिप्शन में कैसे डिसाइड करें हम। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों कि अगर ये डीएनए की एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको कि ट्रांसक्रिप्ट होना है, तो आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पर आके सबसे पहले बाइंड होगा वहीं से आपको पढ़ने की डायरेक्शन देखनी है। और जिस जगह आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है ना, उस जगह को कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं उस जगह को, प्रमोटर। ये वो जगह है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। इस जगह को ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता वो, ये तो उसको पहचान के जुड़ने की जगह है। ट्रांसक्रिप्शन देखो यहां से शुरू होता है, इस पॉइंट से लिखा है ना, दिस इज नॉट द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत से, इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि ये जीन का वो सेगमेंट है जो आरएनए का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रमोटर तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता, लेकिन टर्मिनेटर की सीक्वेंस तक ट्रांसक्रिप्शन चलता है, ओके, तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 3 पार्ट्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, इसमें से कहाँ तक का पार्ट आरएनए में आपको दिखेगा, भाई यहीं से न्यूक्लियोटाइड शुरू हो गए, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, तो जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही आपको रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए में दिखेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आरएनए की लेंथ क्या होगी, तो ये वाली लेंथ का आरएनए बनेगा। और आरएनए के बनने की डायरेक्शन हमेशा होती है बच्चों 5 to 3।
प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, यहाँ लिख देना प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, कभी भी प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्लियर। बट यस, टर्मिनेटर इज ट्रांसक्राइब्ड, टर्मिनेटर इज ट्रांसक्राइब्ड, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका तो होगा ही होगा, ये तो स्ट्रक्चरल जीन है। पहली बात समझ में आ गई क्या? तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जिस जगह आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़े ना, वो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत है, ओके। तो अगर यहाँ जुड़ रहा है तो मतलब इस तरफ आगे बढ़ेगा। अगर ये प्रमोटर लिखा है हमने, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर जुड़ेगा और ऐसे आगे बढ़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज को मैं आरपी लिख दूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, दिस इज एंजाइम, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो आपको दोनों स्ट्रैंड को इसी डायरेक्शन में पढ़ना है। अब आप पढ़ लो। अगर मैं इसको कहूँ कि दिस इज स्ट्रैंड ए, इसको कहूँ दिस इज स्ट्रैंड बी, तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या पढ़ोगे तुम? इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी पढ़ोगे 3 to 5 और इसकी पोलैरिटी क्या पढ़ोगे? 5 to 3। ये सबसे की इंफॉर्मेशन, मतलब सबसे की कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता होता, समझ में ही नहीं आता कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे देखना है। तो एप्लीकेशन में ओराई के बेसिस पर और ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर के बेसिस पर। हो सकता है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके पहले जुड़ता और इसको प्रमोटर लिखते, हम इसको टर्मिनेटर लिखते, तो ऐसे अगर वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो फिर मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे पढ़ूंगी। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी 5 to 3, इसकी पोलैरिटी हो जाएगी 3 to 5। समझ में आ गई बात? यानी बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर जो स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में उसकी पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए विच इज़ द स्टैंडर्ड, विच इज़ द रेफरेंस पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट इज प्रमोटर, वो हमें पता होना चाहिए, बट ऑब्वियस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस ए और बी में से दोनों का ट्रांसक्रिप्शन तो होना नहीं है, तो किसका ट्रांसक्रिप्शन करें, ए का या बी का? अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले मैंने तुमको, ये मत देखना कि मैम ने आरएनए यहाँ बनाया मतलब ये वाला ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इससे अगर कंफ्यूजन हो तो उसको हटा दो, तुम इसको अभी हटा दो, ठीक है। अब मुझे तुम बताओ कि दोनों में से किसके अलोंग आरएनए बनना चाहिए? हाँ, अगर इसके अलोंग आरएनए बनेगा, इसकी पोलैरिटी है 5 to 3 और मैं कह रही हूँ तुम्हें आरएनए भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो जब आरएनए बन रहा होता है ना बच्चों, तो इसके और इसके बीच में कुछ देर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट जाते हैं, ये तो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और जिस पे भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है उसके और कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल बन रहे हैं, ये भी 5 to 3 है, ये भी 5 to 3 है। ऐसा नहीं होता, चाहे रेप्लिकेशन चल रहा हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा हो, जब दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं तो वो एंटी पैरेलल ही जुड़ते हैं, तभी वो एडेनिन और थाइमिन या एडेनिन और यूरेसिल आमने सामने आ पाएंगे। मैंने शुरू में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त समझाया था आपको, ओके। तो इसका मतलब यहाँ तो आरएनए नहीं बन सकता, तो आरएनए कहाँ बनेगा? आरएनए बनेगा 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर, क्योंकि ये खुद 3 to 5 है। जब ये आरएनए बनाएगा तो आरएनए कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3, दैट इज एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ना, यहाँ बना देते हैं हम ये डायग्राम कि ये बन रहा है हमारा आरएनए 5 एंड से 3 एंड। दिस इज आर आरएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए है ये पर्टिकुलरली, ठीक है। तो दिस इज 5 to 3, दिस इज 3 to 5। तो विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन? टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन होगा? जिसकी खुद की पोलैरिटी 3 to 5 है। पोलैरिटी कैसे डिसाइड की हमने? प्रमोटर के बेसिस पर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो आपका आंसर होगा बोथ स्ट्रैंड। वहाँ पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट थे, यहाँ पर एक ही है। वो एक कौन सा है? जो खुद 3 to 5 की पोलैरिटी रखता है, उस पर 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम इन दोनों स्ट्रैंड्स का नामकरण कर दें क्या? जिस स्ट्रैंड के अलोंग आरएनए बनेगा उस स्ट्रैंड को क्या बोल दें हम बच्चों? टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट ऑब्वियस। और जो ऑपोजिट स्ट्रैंड बचा उसका नाम बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। हम जनरली बोलेंगे कि कोई कोडिंग करता है, कोई कोडिंग रीजन है, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे? कोई कोडिंग करता है मतलब जो कोड बना रहा है, पर ये थोड़ी ना कोड बना रहा है। आरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन है उनको कोड कहते हैं ना हम, तो कोड तो टेम्पलेट बना रहा है, फिर इसका नाम अननेसेसरी जेनेटिसिस्ट ने कोडिंग स्ट्रैंड क्यों रख दिया?
अब ये है तो एक कन्फ्यूज़न, लेकिन उसको वो ऐसे समझाते हैं कि हमने इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए नाम दिया है क्योंकि ध्यान से सुनना, इधर ही देखो एग्जाम्पल में कि अगर मान लो मैं यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन कर दूँ इसी की तरह, आपके डायग्राम की तरह, कि ये 3 to 5 स्ट्रैंड है और ये 5 to 3 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये तो करेगा ही नहीं ट्रांसक्रिप्शन, इसको तो भूल जाए, सिर्फ ये करेगा। तो जब ये आरएनए बनाएगा बच्चों, आरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में, है ना। तो जरा ध्यान से देखना कि जो आरएनए की सीक्वेंस है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और ये जो डीएनए का खुद का दूसरा स्ट्रैंड है वो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? देखो जरा, अगर यहाँ पर टी होता तो TAG TAG, GCT GCT, AT AT, बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस है, बस एक ही फर्क है कि टी की जगह यू बैठा हुआ है। तो क्या ये आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों आइडेंटिकल हैं? लगभग आइडेंटिकल, अगर हम टी और यू वाले को हटा दें तो, है ना। तो इसलिए क्योंकि जो कोड्स हैं उसकी सीक्वेंस इज एग्जैक्टली सेम एज द ऑपोजिट स्ट्रैंड, इसलिए इस स्ट्रैंड का नाम क्या रख दिया? कोडिंग स्ट्रैंड। समझ गए? इस स्ट्रैंड को क्या कह दिया हमने? कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों कह दिया? ये कोड नहीं करता, कोड तो टेम्पलेट करता है, पर इसकी सीक्वेंस कोडेड आरएनए की सीक्वेंस के सिमिलर है, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो अगर आपसे नीट में पूछ लें कि विच स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोड्स फॉर आरएनए, तो जल्दीबाजी में कोडिंग स्ट्रैंड मत टिक करके आ जाना। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोड्स फॉर आरएनए? टेम्पलेट स्ट्रैंड। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिमिलर एज आरएनए? तो आपका आंसर होगा कोडिंग स्ट्रैंड। विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। बड़े कंफ्यूजिंग से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको एकदम अच्छे से समझ लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड तो क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये क्या होता है? ये होता है सिमिलर टू आरएनए। तो नीट में कई बार क्वेश्चन भी आया है, आप प्रैक्टिस करना PYQs की, उसमें देखना कि आपको है ना कोई भी एक सीक्वेंस दे देंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेना भूल गई उसका, आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, बहुत आसान है, हम मन से भी बना सकते हैं कि सपोज मैंने आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दी नीट में और कह दिया कि भाई ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है या नहीं, चलो ठीक है बता दिया कि ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, मुझे आरएनए की सीक्वेंस बताओ। तो अगर ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है तो आरएनए की सीक्वेंस बिल्कुल ऐसी ही लिखनी है आपको, ACT की जगह U लगा दो, GUUCGAU। अगर मैंने कहा है कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है और मुझे आरएनए की सीक्वेंस फाइंड आउट करके बताओ, तो कर दोगे आरएनए की सीक्वेंस फाइंड आउट। पोलैरिटी भी लगी हुई हो तो उसका भी ध्यान रखना। अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसकी पोलैरिटी 5 to 3 होगी, आरएनए भी 5 to 3 बनेगा। तो ढंग से ऑप्शंस में देख लेना 5 to 3 ही लिखा हुआ है ना, हो सकता है कई बार ये सीक्वेंस उल्टा करके दे देते हैं 3 to 5 में, ओके। और अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा दूं कि भाई डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी ये है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी ये है, ओके, तो मुझे आरएनए की सीक्वेंस बताओ, तो आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकाल लेना। ए के सामने क्या आना चाहिए? टी तो होता नहीं है आरएनए में, यू, ए, जी, सी, ठीक है। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो बट ऑब्वियस ये खुद 3 to 5 है, और इससे जो आरएनए बनेगा वो तो हमेशा 5 to 3 ही बनेगा। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको गड़बड़ नहीं करनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स आ सकते हैं इसमें आपके। बस कॉन्सेप्ट मत भूलना, ये मत पढ़ना भूल जाना कि कोडिंग स्ट्रैंड दिया है या टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है। कोडिंग स्ट्रैंड दिया है तो सिमिलर सीक्वेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। डन? समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको? और एक बात सुन लो कि जब हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को डिफाइन करते हैं, है ना, या चलो अभी रुको, पहले इतना क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं, तुम मिक्स कर दोगे सब चीज़ें। तो यहाँ क्या लिखा है कि देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग, क्या हुआ, देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 strands ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन सिंस द 2 strands हैव ऑपोजिट पोलैरिटी बट ऑब्वियस। एंड ये जो एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज का छोटा भाई आरएनए पॉलीमरेज,
ये भी इट ऑल्सो कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, और इसके काम करने की डायरेक्शन भी वही है जो इसके बड़े भाई की थी, 5 to 3, है ना। ये जो नया चेन बनाते हैं हम 5 to 3 डायरेक्शन में बनाते हैं। सो डीएनए का वो स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज अ टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट जब आरएनए बनेगा तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल जुड़े होने चाहिए। तो जब 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर काम चलेगा तभी 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बन पाएगा। ओके, सो इट इज रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 to 3 एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, ठीक है, जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी सीक्वेंस आरएनए की बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक बात का फर्क है कि थायमिन की जगह पर यूरेसिल लगा हुआ है, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। डिस्प्लेस्ड का मतलब थोड़े समय के लिए दोनों खुल जाते हैं, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका कोई काम नहीं होता, उसको साइड कर दिया जाता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज नई चेन बनाता जाता है। क्लियर? Strangely, this strand which does not code for anything is referred as coding strand. किसी के लिए कोड ही नहीं कर रहा, फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। ठीक है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट जो मैं आपको कह रही थी कि कोडिंग स्ट्रैंड ना थोड़ा नाराज है। क्यों नाराज है? कि आपने सारी इंपॉर्टेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड को दे दी, आरएनए पॉलीमरेज भी उसी पर जुड़ रहा है, काम भी उसी पर चल रहा है, तो कोडिंग स्ट्रैंड ने कहा मुझे कौन पूछेगा भाई। तो जेनेटिसिस्ट ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, जस्ट फॉर जोक हम एक काम करते हैं कि जो भी हम डेफिनेशंस देंगे ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, वो हम तुम्हारे बेसिस पर देंगे, हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पर नहीं डिफाइन करेंगे, हम तुम्हें रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड, और इसकी वजह से बच्चों को एक कन्फ्यूजन भी होता है जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ते वक्त देखेंगे। ठीक है, अभी इस लाइन को होल्ड पर रखो। टू एक्सप्लेन द पॉइंट, अब ये इसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस। बिल्कुल, आप खुद बनाना इसकी सीक्वेंस क्या आएगी। अगर आपको आरएनए की सीक्वेंस बतानी है यहाँ पर बच्चों, तो कैसे बताओगे? अगर दोनों में से किसी भी एक को चुन लेना, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना रहे हो तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकाल लेना, और अगर कोडिंग स्ट्रैंड से निकाल रहे हो तो इसकी सिमिलर सीक्वेंस निकाल लेना, बस थायमिन की जगह यूरेसिल लगा देना। ठीक है, दोनों निकाल के देखना, सेम ही सीक्वेंस आएगी। दो आरएनए नहीं बन रहे, आरएनए एक ही बन रहा है, पर आप उसके सीक्वेंस को किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें क्या हम? अब इस पॉइंट पर आते हैं कि कौन सी डेफिनेशंस के लिए कोडिंग स्ट्रैंड को क्या मान लिया है जेनेटिसिस्ट ने? रेफरेंस पॉइंट। देखो समझो इसको भी तुम, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रमोटर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किस एंड पर होता है, 3 एंड पर या 5 एंड पर, तो तुम बोलोगे मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, प्रमोटर तो 3 एंड पर भी है, 5 एंड पर भी है। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस में देखें तो प्रमोटर 3 एंड पर बैठा है, अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में देखें तो प्रमोटर 5 एंड पर बैठा है। तो या तो डेफिनेशन में पूरा लिखो कि द प्रमोटर इज सिचुएटेड एट 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या जेनेटिसिस्ट ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो हम प्रमोटर की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रमोटर इज सिचुएटेड एट 5 एंड। अपने आप समझने वाले को समझना पड़ेगा कि 5 एंड किसका है? कोडिंग स्ट्रैंड का, क्योंकि हमने डिफाइन करते वक्त रेफरेंस पॉइंट किसको माना है? कोडिंग स्ट्रैंड को। समझ में आ रही है आपको बात? तो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस पर ही ये डेफिनेशन दी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रमोटर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कहाँ होता है, तो अंडरस्टूड सी बात है, वो 5 एंड पर होता है। और 5 एंड कहाँ होता है? कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड कह रहे हैं हम। बट देखा जाए तो कितना कंफ्यूजिंग है ना। हमें कहना चाहिए था प्रमोटर मतलब जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, जहाँ से काम शुरू करेगा। तो 3 to 5 पर काम चल रहा है, तो हमें कहना चाहिए था प्रमोटर 3 एंड पर होता है, टर्मिनेटर 5 एंड पर होता है। पर हम कह रहे हैं प्रमोटर 5 एंड पर होता है, टर्मिनेटर 3 एंड पर होता है। क्यों ऐसा कहना पड़ा हमें? क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड की नाराजगी दूर करनी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखना कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब समझते हो ना, कोई भी एक लीनियर स्ट्रक्चर में जो एंड्स पर लगे रहते हैं, है ना, कोई भी एक ऐसे चेन है, उसके दोनों एंड्स पर आप कुछ चीज़ टंगा दो, तो यानी आपने फ्लैंक कर दिया उसको। ठीक है, एट बोथ एंड्स, क्लियर, उसको कहते हैं फ्लैंक।
तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल जीन के दोनों एंड्स पर प्रमोटर और टर्मिनेटर बैठे हैं। द प्रमोटर आ गया, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। लिखा है ये 5 एंड किसके रेफरेंस में यूज किया गया है? द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा 5 एंड को अपस्ट्रीम, 3 एंड को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। किसी में भी डीएनए में, आरएनए में 5 स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम, 3 एंड को क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। 5 बड़ा है, 3 छोटा है, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा आ सकता है कि प्रमोटर इज सिचुएटेड एट डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब 5 एंड। किसका 5 एंड है वो आपको पता होना चाहिए, कोडिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। इसको और कैसे डिफाइन करेंगे? प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये वो जगह है जहां आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर को डिफाइन करने के लिए आपने कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस पॉइंट माना, पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है, तो हमें प्रमोटर की पोजीशन देखनी है। अगर प्रमोटर यहाँ बैठा है तो दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी यहीं से पढ़नी है, फिर डिसाइड करना है। अगर प्रमोटर यहाँ होता तो दोनों की पोलैरिटी ऐसे पढ़ते और फिर डिसाइड करते कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर, इसको आप हाईलाइट करो, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट कोडिंग को, कोडिंग डिफाइन करता है प्रमोटर को, ठीक है। By switching the position with terminator, the definition of coding and template strands could be reversed. अगर प्रमोटर इधर चला गया तो कोडिंग टेम्पलेट बन जाएगा, टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। जो बच्चा ध्यान से फोकस्ड होकर एक एक चीज़ को सुन रहा है उसे सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना कॉन्सेप्ट के कहा गया हो, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है, बस आपका फोकस कितना है लेक्चर पर वो मैटर करेगा, ठीक है। सो बाय स्विचिंग, ये तो हो ही गया, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में लिखा आ सकता है। नाउ ये तो हुई बात प्रमोटर की। अब अगर हम टर्मिनेटर की बात करें बच्चों, तो टर्मिनेटर क्या है भाई? ये तो प्रमोटर की डेफिनेशन थी। नाउ टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड, तो वो अंडरस्टूड है क्या किसका 3 एंड? कोडिंग स्ट्रैंड का। 3 एंड को डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इन्होंने फिर भी लिख दिया और क्लैरिफाई करने के लिए कोडिंग स्ट्रैंड, बट जेनेटिसिस्ट को नहीं लिख कर देंगे हम, ठीक है। एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ध्यान रखना, प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होता बट टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर? दीज आर देयर आर। अच्छा, अब ये जो लाइन लिखी है बच्चों, ये है ना आपको समझ में आएगी जब आप लेक ऑपेरॉन, इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा लेक ऑपेरॉन, वहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या कह रही है लाइन कि देयर आर सम एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। जब हम लेक ऑपेरॉन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे, सपोज ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर एक स्पेशल रीजन होता है जिसको कहते हैं ऑपरेटर, जिसको कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। इसी प्रमोटर के पास यहाँ पर कुछ एक जीन और होता है जो कुछ अलग काम करता है, रेगुलेटरी जीन। पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे लेक ऑपेरॉन में। यहाँ पर एक जीन होता है अलग से, ये तो एक जीन है जो कुछ काम करेगा, इसमें भी एक स्पेशल सीक्वेंस है ऑपरेटर जो हमने कहीं नहीं देखी। और इस जीन को रेगुलेट करने के लिए, इस जीन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर बच्चों एक और क्या होगा? एक और रेगुलेटरी जीन होगा, रेगुलेटरी जीन होगा, ठीक है। तो प्रमोटर के अपस्ट्रीम यानी उसके 5 एंड की तरफ या उसके 3 एंड की तरफ, जो भी जिस तरफ है, यहाँ पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होती हैं जिन्हें आप लेक ऑपेरॉन में पढ़ोगे। आप इसको यहाँ पर अभी बस इतना सा लिख दो, इतना सा लिख दो, एग्जाम्पल ऑपेरॉन। बैक्टीरिया में जो ऑपेरॉन सिस्टम्स होते हैं, हमारे में नहीं होते ये बैक्टीरिया में होते हैं ऑपेरॉन, ठीक है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस शेल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसी का पार्ट है लेक ऑपेरॉन, ठीक। आगे बढ़े। नाउ अब आपको यहाँ पर किसके बारे में बताया है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को के टाइप्स बताए हैं। हेडिंग तो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको यही कह रही हूँ ना कि एक जीन है,
एक जीन को अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, अगर उसे इंसुलिन बनाना है तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर समझाया है। देखो क्या लिखा है। हाँ बच्चों, अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो हम जेनेटिक्स में शुरू से ही कह रहे हैं। व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी वर्ड का मतलब समझते हो क्या? एम्बिग्यूटी वर्ड का मतलब होता है बच्चों अस्पष्टता। अगर हम किसी चीज को क्लियरली ना कह सकें तो उसको कहते हैं अस्पष्टता। तो ये कह रहा है देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो एम्बिग्यूटी यानी इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, यानी ये बात एकदम क्लियर है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। यस, ये तो बहुत सारी जगह प्रूफ हो चुका है। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। पर अब अगर हम ये कहना चाहें कि डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो एक प्रोटीन के लिए कोड करती है उसको हम एक जीन कहते हैं ना नॉर्मली, पर जब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा गया, समझा गया, तो उसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिली, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन एग्जैक्टली करेक्ट कहना सही नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं ना कि डीएनए की एक यूनिट एक प्रोटीन के लिए कोड करनी चाहिए। पर अब तुम एक कॉन्सेप्ट समझना, फिर मैं तुमको ये थ्योरेटिकल चीज़ें समझाऊंगी कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, जब बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट्स में एंड हमारे में यानी यूकैरियोट्स में, जो भी बाकी के चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जब इनमें डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्टडी किया गया ना, तो देखना क्या डिफरेंसेस मिले। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट अगर वन बाय वन समझोगे डायग्रामेटिकली तो सब समझ में आएगा। क्या देखो कि भाई जो ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई है, दिख रही है तुम्हें? अभी ये सी मत देखना, एक प्रमोटर है, इसमें एक टर्मिनेटर है, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चरल जीन है। तो जब इसने ट्रांसक्रिप्शन किया ना तो एक आरएनए बना दिया, यहाँ से शुरू हुआ होगा आरएनए, यहाँ तक बना होगा, ठीक है। आरएनए बन गया भाई, ठीक है, एमआरएनए है ये। जब इस एमआरएनए ने ट्रांसलेशन किया ना, जो जिन वर्ड्स पे मैं फोकस कर रही हूँ अभी उन्हीं को देखो, बाकियों को मत देखो। जब इस आरएनए ने ट्रांसलेशन किया तो क्या देखा कि इस आरएनए से एक राइबोसोम नहीं बल्कि एक से ज़्यादा राइबोसोम जुड़ गए। नॉर्मली जब भी एक आरएनए ट्रांसलेशन करने जाता है ना बच्चों, तो उस आरएनए पर एक ही राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम आगे बढ़ता जाता है और प्रोटीन चेन बनाता जाता है, ठीक है। तो एक आरएनए पर कितना राइबोसोम चाहिए हमको? एक, जो आराम से एक प्रोटीन की चेन अकेला बना लेता है विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए तो खूब सारे हैं, अलग अलग आके जुड़ते जाएंगे, हटते जाएंगे, लेकिन राइबोसोम यानी आरएनए तो एक ही चाहिए आपको, ओके। पर जब प्रोकैरियोट्स में इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे तो क्या देखा कि आरएनए तो एक ही बना, इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आरएनए तो एक ही बना, लेकिन इस आरएनए पर 3 जगह पर 3 राइबोसोम एक साथ आकर चिपक गए और इस राइबोसोम ने अलग प्रोटीन चेन बनाई, इसने अलग बनाई और इसने अलग बनाई। यानी एक ही आरएनए से 1, 2, 3 तरह की प्रोटीन एक साथ बन रही है। आपको याद है जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था शुरू में, तो हमने पढ़ा था पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, किसी को याद है? बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर नहीं याद है तो बाद में देखना अपने नोट्स खोलकर। बैक्टीरिया में हम बनाते हैं पॉलीसोम, जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता। व्हाट इज पॉलीसोम? पॉलीराइबोसोम, एक आरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं? ये प्रोटीन चेन्स बना रहे हैं। तो ये तो भाई, और ये तीनों प्रोटीन सेम भी नहीं है, अलग अलग है। ये कोई एक प्रोटीन है, ये कोई दूसरी है, ये कोई तीसरी प्रोटीन है। जब आप अभी लैकोपेरॉन पढ़ोगे ना, उसमें भी आप पढ़ोगे, इनको ZYA नाम दोगे और यहाँ देखोगे 3 तरह के एंजाइम बन रहे हैं, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक परमीएज, एक ट्रांस एसिटाइलेज। जिसको लैकोपेरॉन पता है उसने कोरिलेट कर लिया होगा, जिसको नहीं पता वो जाने दो। तुम तो ये समझ लो कि 3 तरह की प्रोटीन बन रही है। तो फिर तो हमारी जीन की डेफिनेशन गलत हो गई। अभी तक तो हम कहते आए हैं 1 जीन 1 प्रोटीन, बैक्टीरिया में 1 जीन 3 प्रोटीन्स हो गए, है ना। तो ये जो है उसको सही करने के लिए साइंटिस्ट ने एक और तरीका निकाला, जेनेटिसिस्ट ने। उन्होंने कहा कि जीन तो एक फंक्शनल यूनिट है ही इनहेरिटेंस की, बट जीन में बी डिवाइडेड इनटू सम फंक्शनल सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस। तो जीन की जो सीक्वेंस किसी एक प्रोटीन के लिए कोड कर रही है उसे नाम दे दिया सिस्ट्रोन। जैसे आप पहले नहीं बोलते थे केमिस्ट्री में कि एटम पहले साइंटिस्ट मानते थे इनडिविजिबल है, एटम की कोई यूनिट नहीं होती, तो वैसे जेनेटिसिस्ट भी ये मानते थे कि जीन सबसे छोटी यूनिट है। पर जब उनने देखा कि यार एक ही जीन 3 तरह की इंफॉर्मेशन रख रहा है, तो उसके ये जो 3 सेगमेंट्स हैं उनको क्या नाम दे दिया? सिस्ट्रोन। ज़रूरी नहीं 3 हो,
एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं एक, लेकिन इसको फिर भी मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्यों बोल रही हूँ? मैं इसको एक, ये दूसरी, ये तीसरी यूनिट भी तो बोल सकती थी। अगर इसका प्रमोटर टर्मिनेटर अलग होता, इसका प्रमोटर टर्मिनेटर अलग होता, ये अलग आरएनए बनाता, ये अलग आरएनए बनाता, ये अलग आरएनए बनाता, तो ये 3 अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती बच्चों, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम इसको जीन बोलते आराम से, कोई सिस्टोन वर्ड लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन तीनों का कॉमन प्रमोटर, कॉमन टर्मिनेटर है, यानी जब भी ये तीनों ट्रांसक्रिप्ट होते हैं साथ में होते हैं, पूरी यूनिट ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो एक ही है, लेकिन आगे जाकर इससे 3 तरह की प्रोटीन बन रही हैं। इसका मतलब इसके पास 3 प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये जीन की भी छोटी यूनिट हो गई, दैट इज सिस्ट्रोन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? वो होती हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉली, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, पी फॉर पॉलीसोम, सारे ये जो पॉली वर्ड हैं ये प्रोकैरियोट्स में डाल दो, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी होती हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स नहीं सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? व्हाट इज सिस्टोन? सिस्टोन इज द यूनिट ऑफ जीन। समझ में आ गई बात? लेकिन जब इसी चीज़ को हमारे में स्टडी किया गया, यूकैरियोट्स में स्टडी किया गया, तो क्या देखा कि भैया यूकैरियोट में अगर ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, तो इस पूरे ने, अभी ये शेडेड लाइन मत देखना तुम, इस पूरे ने एक ही आरएनए बनाया, ठीक है। इस एक आरएनए ने जब ट्रांसलेशन करना शुरू किया ना, तो इससे एक ही राइबोसोम जुड़ा और इसने एक ही प्रोटीन बनाया। तो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो बिल्कुल सीधी सिंपल चीज़ है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक आरएनए बनेगा और एक आरएनए से आगे जाकर एक प्रोटीन की चेन बनेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो भाई हमारे में यूकैरियोट्स में एक जीन एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन रख रहा है, यानी अगर मैं सिस्ट्रोन के वे में डिफाइन करूं भी तो मैं कहूंगी 1 जीन हैज़ 1 सिस्ट्रोन ओनली, दिस इज अ सिंगल सिस्ट्रोन। अगर आगे जाकर 3, 4, 5 तरह की प्रोटीन बनती तो मैं कहती पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है ये, पर ये जीन कैसा है? मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में हमेशा बच्चों मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? पर हम तो यूकैरियोट है, हम तो हर चीज़ में कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ हम कैसे इतने सिंपल रह गए? तो यहाँ कुछ दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको समझनी है। क्या है वो कॉम्प्लेक्सिटी? देखना, यहाँ पर क्या किया नेचर ने, एक अलग ही गेम खेला। क्या गेम खेला? कि ये जो सिस्ट्रोन है ना, एक सिस्ट्रोन, एक जीन, एक स्ट्रक्चरल जीन, इस सिस्ट्रोन ने जब ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया ना, तो वो आरएनए ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता। दिस आरएनए इज नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस आरएनए में जो भी सीक्वेंसेस है ना बच्चों, उन सीक्वेंसेस में ऐसा देखा गया कि बीच बीच में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसलेट ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 3-3 के कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तो बीच बीच में कुछ ऐसे कोडोन्स मुझे मिले यहाँ पर दिखे जेनेटिसिस्ट को, जो कि इंटरप्ट कर रहे हैं प्रोसेस को। उन कोडोन्स का या तो कोई अमीनो एसिड नहीं है, और अगर है तो वो उस प्रोटीन चेन में नहीं आना चाहिए था। तो वो कैसी सीक्वेंसेज हैं? तो इंटरप्टिंग सीक्वेंसेज हैं। इसीलिए ये एमआरएनए जिद पर बैठा है कि मैं तो ट्रांसलेशन ही नहीं करूंगा। अगर मैंने ट्रांसलेशन किया तो सही प्रोटीन बनेगी ही नहीं। समझ रहे हो आप क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड आने चाहिए ना, उनके कोडोन्स इन जगहों पर हैं जहां मैंने ई लिखा है। ई को कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन यानी एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेज। और हर एक्सॉन के बाद ऑल्टरनेटिवली कुछ ऐसी सीक्वेंसेस बैठी हैं जिनके अमीनो एसिड चेन में नहीं आने चाहिए। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होते क्या हमारी बॉडी में, कि वो प्रेजेंट तो है बट उनका कोई काम नहीं है। तो वैसे ही जब ये आरएनए बना तो इस आरएनए पर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस थी जो प्रेजेंट तो हैं बट उन्हें काम नहीं करना है आगे, और ऐसी जगह और प्रेजेंट हैं कि वो दूसरे को भी काम नहीं करने दे रही है ना। तो इसलिए यूकैरियोट्स में एक एडिशनल प्रोसेस ऐड करना पड़ा, दैट इज स्प्लाइसिंग, काट छांट करना। स्प्लाइसिंग यानी काट छांट करना। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा एमआरएनए बन के तैयार होता है ना, इस एमआरएनए को एमआरएनए ना कहकर एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब ये न्यूक्लियस में बना है, और हेट्रोजीनस क्यों? क्योंकि ये 2 तरह की सीक्वेंसेस रख रहा है, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस एंड इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, इस एचएनआरएनए को अभी प्रोसेसिंग की जरूरत है, इट इज नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन।
तो इसकी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं बच्चों, वो एंजाइम्स आरएनए में ऐसे लूप्स बनाना शुरू कर देते हैं, इंट्रॉन्स को ऐसे लूप्स की फॉर्म में मोड़ते हैं और फिर कट करके अलग कर देते हैं। अब एक्सॉन के भी तो टुकड़े हो गए, उन एक्सॉन्स को वापस आपस में जोड़ देता है लाइगेज, ठीक है, लाइगेज हर जगह जोड़ने का काम करता है। तो देखना ज़रा, अब ये जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए बना, इस पर मैंने सिर्फ ई लिखा है, यानी दिस एमआरएनए इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन, यस और नो। ये इसकी लेंथ बट ऑब्वियस, ये जो पहले आरएनए बना इसको मैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकती हूँ क्या। ये जो एचएनआरएनए है इट इज़ अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन से सबसे पहले बना वो एचएनआरएनए है, और जब उसकी स्प्लाइसिंग हो गई तो दिस इज अ एमआरएनए या प्रोसेस्ड एमआरएनए विच इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। ओके, अब ये सब न्यूक्लियस में हो रहा है ना, क्योंकि हम तो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में ये सारा काम, डीएनए कहाँ बैठा है, न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है। तो ये सब तो न्यूक्लियस में हो रहा था। जैसे ही स्प्लाइसिंग हो जाती है इस एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, जहाँ पर ट्रांसलेशन मशीनरी इससे जुड़कर ट्रांसलेशन कर देती है। तो प्रोटीन तो एक ही बनेगी, लेकिन बीच में कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जुड़ गई हैं। क्या जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज? जो एमआरएनए बना it is not ready for translation, it is primary transcript or HNRNA. It has two types of sequences alternatively, exon intron exon intron exon intron, जिसमें से इंट्रॉन इंटरप्ट, एक्सॉन एक्सप्रेस। एक्सॉन्स को मत कट कर देना तुम, एक्सॉन्स तो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस हैं, इंट्रॉन्स को हटाना है, इंट्रॉन यानी इंटरप्ट, ये याद रखो तुम तो, ठीक है। सो किसके थ्रू हटाएंगे? स्प्लाइसिंग के थ्रू। अच्छा, ये मैंने क्या लगा दिया है, ये देखो दिख रहा है, एक यहाँ पर 5 एंड पर कैप लगा दी है और यहाँ पर 3 एंड पर एक टेल लगा दी है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि यूकैरियोट्स में जब स्प्लाइसिंग होती है ना, तो स्प्लाइसिंग के साथ साथ बच्चों कैपिंग एंड टेलिंग भी होती है। इसको कहते हैं कैपिंग। एक अलग, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोटाइड इसके 5 एंड पर जोड़ दिया जाता है, पढ़ेंगे हम वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। और एक 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यू, मतलब 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स की एक अनयूजुअल चेन भी यहाँ पर जोड़ दी जाती है, स्पेशल चेन भी यहाँ पर जोड़ दी जाती है, जिसको कहते हैं पॉली ए टेल। क्या कहते हैं इसको? पॉली ए टेल। दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड टेलिंग। तो यूकैरियोट्स में हमारे में एमआरएनए की ना सिर्फ स्प्लाइसिंग होती है, बल्कि स्प्लाइसिंग के साथ साथ कैपिंग और टेलिंग भी होती है। यूँ समझ लो कि नेचर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें दे रही है, जिससे जब ये बाहर आए तो चीज़ें इसको पहचान ले कि भाई हाँ हमारा बॉस आ गया है, अब ट्रांसलेशन करना शुरू करो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं मोनोसिस्टोनिक यूनिट में। एंड क्योंकि हमारे आरएनए में 2 तरह की सीक्वेंसेस है, तो इसका मतलब इस डीएनए के सिस्ट्रोन पर भी तो दोनों तरह की सीक्वेंसेस थी। एक वो सीक्वेंस जिसने एक्सॉन को कोड किया, एक वो सीक्वेंस जिसने इंट्रॉन को किया, फिर दोबारा एक्सॉन को किया नॉन शेडेड। मैंने शेडेड नॉन शेडेड, शेडेड नॉन शेडेड कर दिया है। कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ तो हमें सारे न्यूक्लियोटाइड एक सीधा सीधा दिख रहे हैं, पर आगे के प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं ना कि इस यूनिट पर जीन जो है वो स्प्लिट हो रखा है 2 तरह की सीक्वेंसेस में, एक वो जो एक्सॉन के लिए कोड करेंगी, एक वो जो इंट्रॉन के लिए कोड करेंगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को? इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो क्या करते हैं बच्चे जनरली एग्जाम में कि ये जो हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट पढ़ते हैं ना, जिसमें एक जीन पर कई सारे सिस्ट्रोन हैं, इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट समझ लेते हैं। समझ सकते हैं क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता ये कंफ्यूजन? ऐसा लग रहा है ना जीन की स्प्लिटिंग हो रखी है, पर दिस इज नॉट कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ जीन। ये तो जीन इज डिवाइडेड इनटू सिस्ट्रोन, दिस इज नॉट स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग हेयर। स्प्लिटिंग कब कहते हैं? जब एक्सॉन इंट्रॉन के लिए कोड करें। यहाँ एक्सॉन इंट्रॉन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो आरएनए बना इट इज अ मैच्योर एमआरएनए, ये ऑलरेडी मैच्योर ही है, कोई एचएनआरएनए नहीं बन रहा, कोई स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग नहीं होनी है, सीधा ट्रांसलेशन कर देता है ये, ठीक है। लेकिन हमारे में ये सब कुछ एड ऑन होता है। तो इस तरह के जीन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये सब बच्चे एकदम अच्छे से आराम से एक बड़ा पेपर लेकर, या जो आपकी कॉपी है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, ये सब बनाएंगे पूरा डायग्राम, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और रिवीजन के टाइम आप इसको रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से एक बार देख लो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पर? द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर
टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, हम कहाँ थे, हम ये पढ़ रहे थे कि भाई एक जीन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, उसका कारण एक तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में जीन इज डिवाइडेड इनटू सिस्ट्रोन, और एक कारण इन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि जीन सिर्फ हम उसी को नहीं कहते जो एमआरएनए के लिए कोड करेगा, अगर वो टीआरएनए बना रहा है या वो आरआरएनए बना रहा है तो भी वो एक जीन ही है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए ऑल्सो डिफाइन अ जीन, ठीक है, जो कि हमें डिटेल में हम नहीं पढ़ते कि कैसे डीएनए टीआरएनए बनाता है या आरआरएनए बनाता है, हम तो सिर्फ एमआरएनए के बनने को पढ़ते हैं, ठीक, कहते सबको ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए का बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, बट हम मेनली ट्रांसक्रिप्शन किस रेफरेंस में पढ़ते हैं, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ओके। So, however, by defining a cistrone, a segment of DNA coding for a polypeptide, cistrone को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, तो cistrone की सही डेफिनेशन हम कह सकते हैं a segment of DNA which coding for a polypeptide or protein। जो डेफिनेशन हम अभी तक जीन के लिए दे रहे थे ना कि जीन इज अ सेगमेंट विच कोड फॉर अ प्रोटीन, वो डेफिनेशन अब हमें सिस्ट्रोन के लिए देनी पड़ेगी कि सिस्ट्रोन इज अ सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोकैरियोट में एक जीन में कई सारे सिस्ट्रोन हैं जबकि यूकैरियोट में एक जीन में एक ही सिस्ट्रोन है। क्लियर? द स्ट्रक्चरल जीन in a transcription unit could be said as monocistronic or polycistronic, P for poly, P for bacteria या prokaryote, जबकि मोनो किस में होती है, हमारे में यूकैरियोट्स में, पर विद मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। इन यूकैरियोट, अब उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताया है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन शो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जो आप स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक को नहीं कहते बच्चों, वो किसको कहते हो, मोनोसिस्ट्रॉनिक को कहते हो। क्यों कहते हो, क्योंकि इट हैज़ इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, यानी कि इसमें बीच बीच में इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होती हैं जिसकी वजह से जीन कैसा हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। जो कोडिंग या एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस हैं उनको एक्सॉन कहेंगे। Exons are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA। सीधा सीधी सी लाइन है, नीट में आ जाएगी स्टेटमेंट टाइप में कि मेच्योर mRNA में कौन सी सीक्वेंस मिलेगी आपको, एक्सॉन या इंट्रॉन। कट करके किसको हटाया था, इंट्रॉन को, तो अपीयर कौन सी होगी, एक्सॉन होगी। बट ऑब्वियस द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। व्हाट इज इंट्रॉन, इंट्रॉन को आप इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी कह सकते हो, इंटरप्टिंग भी कह सकते हो, इंटरवेन करना यानी इंटरप्ट करना, ठीक है। दे डू नॉट अपीयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। This split gene arrangement further complicate the definition of a gene in terms of a DNA segment। तो चाहे से हमारे में सिस्ट्रोन वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह का जीन अरेंजमेंट होना क्या अगेन जीन की डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, ठीक है। क्लियर? पहले एक थ्योरी चलती थी बीडल एंड टेटम की, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, है ना, वो फिर इसीलिए हाइपोथेसिस ही है क्योंकि उसको एग्जैक्टली सही प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया। पहले पूछते थे वो क्वेश्चन, अब नहीं पूछते। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेज। फिर से उनका जिक्र कर दिया, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेज बताई थी ना अभी मैंने तुमको, ऑपेरॉन कहाँ गई, ये रही रेगुलेटरी सीक्वेंसेज, इधर ऑपरेटर है। तो प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, हेंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंसेज आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो इधर सीक्वेंस थी उसको रेगुलेटरी जीन ही बोलते हैं, मैंने लिखा भी था, ठीक है। आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन even though these sequences do not code for any RNA और प्रोटीन। पर यहाँ पर एक चीज़ समझना तुम कि यहाँ जो मैंने रेगुलेटरी जीन लिखी है ना, ये तो तुम देखोगे लैकोपेरॉन में RNA भी बनाएगी और प्रोटीन भी बनाएगी, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी जीन सीक्वेंसेस भी होती हैं बच्चों जो कोड ही नहीं करती हैं। अभी आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे HGP और DNA फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ पर आएगा कि ह्यूमन जीनोम का मैक्सिमम पार्ट तो नॉन कोडिंग है, यानी हमारा हर जीन हमेशा कोड नहीं करता। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जीन बैठे हैं बच्चों, हमारे जीनोम का सिर्फ 2% पार्ट है जो कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। लो और कॉम्प्लिकेट हो गया,
कि हम पूरा डीएनए को हम ऐसे ही समझते आए कि जो कोडिंग करेगा उसको एक्सप्रेस करना है तो पहले आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा। पर ह्यूमन जीनोम को जब स्टडी किया गया एचजीपी में तो ये देखा गया लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 98% जीनोम तो हमारा ऐसी सीक्वेंसेस से भरा पड़ा है जो कोड ही नहीं करती, फिर भी हम उनको जीन कह रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहा है उन सीक्वेंस को भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बोलते हैं, इनको भी रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। ये तो कोड करती हैं पर वो वाली कोड नहीं करती हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये सीक्वेंसेस कोड ही नहीं करती किसी प्रोटीन के लिए तो भी हम इसको जीन कह रहे हैं। तो जीन की डेफिनेशन हर तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि तुम्हें इतनी सारी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लेवल पर कि भाई जीन की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है। तुम्हें तो बस मेन कॉन्सेप्ट, इनमें से कोई क्वेश्चन बना भी नहीं है अब तक, तुम्हें तो बस ये जो मेन चीज़ मैंने बताई है ना, ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर चार्ट में बना दिया है। तो ये पैराग्राफ अगर तुम्हें एनसीईआरटी से समझ में नहीं भी आता तो तुम इसको सिंपली इस तरह का चार्ट बना के बस उसी से रिवाइज करना। ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें एकदम अच्छी तरह से। तो अब आपने ये सब तो देख ही लिया, अब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रिंसिपल देखा, हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड्स पर क्यों नहीं हो रहा, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के टाइप्स देखे। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखें बच्चों, टाइप्स ऑफ आरएनए, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा आपको आरएनए के टाइप्स के बारे में बताया बट वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। जब सेल में प्रोटीन बनता है यानी ट्रांसलेशन होता है तो तीनों तरह के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एमआरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, अभी तक डीएनए टेम्पलेट का काम कर रहा है, बट जब प्रोटीन चेन बनेगी तो आरएनए पर बनेगी ना बच्चों, कोड कहाँ बैठे हैं? आरएनए पर। तो एमआरएनए ट्रांसलेशन के लिए टेम्पलेट का काम करेगा, टीआरएनए पकड़ पकड़ के अमीनो एसिड्स को लाएगा, साथ साथ में अडेप्टर मॉलिक्यूल है ना, ये कोड्स को रीड भी करेगा। एंड आरआरएनए क्या करता है? प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल। स्ट्रक्चरल रोल क्यों लिखा है? स्ट्रक्चरल रोल क्योंकि ये राइबोसोम्स को बनाता है, खुद नहीं करता काम, पहले ये राइबोसोम्स को बनाता है और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एंजाइम का काम भी करता है। हमेशा ध्यान रखो विच आरएनए एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक मॉलिक्यूल? आरआरएनए। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि वो राइबोसोम में है। कैटालाइटिक क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे से टीआरएनए पढ़ाते वक्त तुम्हें आरआरएनए पढ़ाते वक्त बताया था कि आरआरएनए का एक पर्टिकुलर टाइप 23S इन बैक्टीरिया और 28S इन हमारे में यूकैरियोट्स में राइबोजाइम कहलाता है। तो वो कैटलिस्ट की बात हो रही है, राइबोजाइम। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है कि इस आरएनए का क्या रोल है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए जिसको काफ़ी अच्छी डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में तो कोई भी आरएनए बन रहा हो उसको ट्रांसक्रिप्शन ही कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा अलग अलग तरह का होता है। बेसिक प्रोसेस तो सेम है, क्या अलग है देखना, पहले डायग्राम में देखो। ये आपकी बुक में किसका डायग्राम है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद एक डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करें बच्चों तो ज़रा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, वो मत देखना अभी, इस डायग्राम को। ये डीएनए दिखाया है आपको, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखा दिए। अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ा है तो ये प्रमोटर है, तो स्ट्रैंड्स को पढ़ने की डायरेक्शन ये हो गई है ना। जो ब्लू कलर से दिखाया है उसको मैं पढ़ूंगी 5 to 3, जो रेड येलो कलर से दिखाया है उसको मैं पढ़ूंगी 3 to 5। रेड कलर से, ये येलो मतलब प्रमोटर रीजन है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं बच्चों, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। बहुत आसान है। इनिशिएशन मतलब आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना। जैसे ही ये जुड़ता है एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। देखो दिख रहा है आपको, जिस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है दोनों स्ट्रैंड के बीच के बॉन्ड खुल गए हैं और कुछ समय के लिए आरएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये पॉलीमरेज ऐसे आगे बढ़ता जाता है और आरएनए की चेन बनाता जाता है, इसको कहते हैं इलोंगेशन। और जब एंड आता है तो जब टर्मिनेटर वाला रीजन पहुंचता है तो चेन भी अलग होती है, एंजाइम भी अलग हो जाता है, दैट इज सिंपली टर्मिनेशन। 3 स्टेप हो गए ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान से सुनना। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अकेला इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि इसको एक फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर।
क्या नाम है इसका बच्चों, सिग्मा फैक्टर। और जब ये एंड करता है प्रोसेस को तब एक और फैक्टर की इसको मदद लेनी पड़ती है, रो फैक्टर। रो मतलब रोक दो, एस मतलब सिग्मा, एस मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए सिग्मा, रोकने के लिए रो, याद रहेगा। स्टार्ट करने के लिए सिग्मा और रो मतलब रोकना, स्टॉप करने के लिए रो, ठीक है। इलोंगेशन के दौरान देखो ये अकेला है, इलोंगेशन में इसको किसी की मदद नहीं चाहिए, ओके। इनिशिएशन किसके साथ करेगा, सिग्मा के साथ, टर्मिनेशन करेगा रो के साथ, इलोंगेशन में कोई एडिशनल फैक्टर नहीं चाहिए। एंजाइम तीनों में हेल्प काम आएगा, एंजाइम तो तीनों स्टेप खुद ही कर देगा। रेप्लिकेशन में तो अलग अलग एंजाइम थे ना, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, यहाँ इतना झंझट नहीं है, एक ही एंजाइम सारे काम करेगा, बस मदद लेगा सिग्मा और रो की, और वो भी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में लेगा। यूकैरियोट्स में तो इनकी मदद भी नहीं चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम करता है, सिग्मा रो भी नहीं चाहिए उसको, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि सिग्मा और रो की ज़रूरत सिर्फ कहाँ पड़ती है, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह से आरएनए की चेन बनके तैयार हो जाती है। आरएनए की चेन की डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, 5 to 3। कौन से स्ट्रैंड पर बनेगी, जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो ये यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब जब ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बच्चों, ये आरएनए पॉलीमरेज खुद 5 सब यूनिट्स का बना होता है। आप पुराने क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें मिल जाएगा, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ये इसकी 5 सब यूनिट होती हैं। और क्या यहाँ पर मैं इसको एक एपो एंजाइम बोल सकती हूँ, क्योंकि जब ये प्रोसेस को शुरू करता है और एंड करता है ना, तब इसको एक को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, शुरू करने के लिए सिग्मा की, एंड करने के लिए रो की। तो इसका मतलब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, तब ये एक होलो एंजाइम बन गया। तो वो जो बायोमॉलिक्यूल में हम एपो एंजाइम, होलो एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो भी आपका रिवाइज हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें। नाउ ये तो हुई बात प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यूकैरियोट्स में आपको तीनों स्टेप क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि जब ये आरएनए की चेन बन रही है ना बच्चों डीएनए से, तो यहाँ पर तीनों स्टेप हो गए हैं। यहाँ पर इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन हो गया, और इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन भी हो गया। यहाँ भी 3 स्टेप में ही होता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन वो तीनों यहीं पर हो गए। एक साथ आपको तीनों चीज़ें दिखा दी है। आरएनए पॉलीमरेज अकेला तीनों काम कर लेगा, ना सिग्मा की ज़रूरत है ना रो की ज़रूरत है। नो सिग्मा, नो रो, ठीक है। पर जब ये चेन बन के तैयार हुई है, इसको देखो डबल कलर का क्यों दिखाया है, क्योंकि इस चेन में एक्सॉन इंट्रॉन ऑल्टरनेटिवली हैं। एक्सॉन इंट्रॉन, येलो कलर से एक्सॉन बनाए हैं, ऑरेंज से इंट्रॉन बनाए इन्होंने। तो क्या ये एमआरएनए है? अभी इसको एमआरएनए मत कहो, इसको कहो एचएनआरएनए। ये हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जिसको अभी रेडी होना है ट्रांसलेशन के लिए। इट इज़ नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ये कैसे तैयार होगा ट्रांसलेशन के लिए, क्या करना पड़ेगा, इसकी करनी पड़ेगी काट छांट। उस काट छांट को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पर तुम लिख सकते हो बच्चों। एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। ये जो काट छांट करता है ना, ये कौन सा एंजाइम करता है, स्प्लाइसियोसोम, ओके। ये जो स्प्लाइसियोसोम है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये जो स्प्लाइसियोसोम है ना, ये खुद बना होता है बच्चों एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन्स का। ये एक एंजाइम है, पर ये एंजाइम खुद भी एक आरएनए का बना होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए। एचएनआरएनए होता है, एक एसएनआरएनए होता है, ठीक है। तो ये जो एसएनआरएनए है और ये प्रोटीन्स मिलकर इस एंजाइम को बनाते हैं, और ये एंजाइम क्या करता है, फिर इंट्रॉन्स के लूप बना बना के, ये सब इंट्रॉन्स है ना, इंट्रॉन्स के लूप बना बनाकर उनको काट के अलग कर देता है। और जो एक्सॉन बच जाते हैं, ये सब अब सिर्फ एक्सॉन ही एक्सॉन रह गए हैं इसमें, है ना। सारे एक्सॉन्स को लाइगेज जोड़ देता है, ओके। तो इस तरह आरएनए की क्या हो जाती है, स्प्लाइसिंग। उसी स्प्लाइसिंग के दौरान आप देख रहे हो, बल्कि स्प्लाइसिंग से भी पहले ही जब आरएनए बन रहा था, तो बिल्कुल शुरू में आरएनए की कैपिंग कर दी गई। कैसे की गई कैपिंग, ये भी देखो भाई। कैपिंग के लिए आरएनए के 5 एंड पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, जिसका नाम क्या है, इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड का नाम है बच्चों मिथाइल, लिखा है सब एनसीईआरटी में दे रखा है, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड में कभी ट्राइफॉस्फेट होते हैं क्या, एक ही तो फॉस्फेट होता है, बट यहाँ पे गुएनोसिन है, उससे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं और उसका मिथाइलेशन भी हो रखा है।
तो इसका नाम है Mg, इसको ऐसे ही लिखते हैं G ग्वेनोसिन, नीचे ट्रिपल P और ऊपर M, ठीक है। तो Mg+P एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक टोपी की तरह इस mRNA के 5 एंड पर लगा दिया जाता है। आपसे पूछ लें कि कैपिंग किस एंड पर होती है, तो मैं शुरू से आपको बोलते हैं इस चैप्टर में कि RNA की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होती है, तो कैप कहाँ लगाओगे 5 एंड पर, टेल कहाँ लगाओगे 3 एंड पर, बट ऑब्वियस इसमें कोई रटने जैसी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। कैपिंग हो गई। जब जब RNA बन के तैयार हुआ, इससे अलग हो गया, तो स्प्लाइसिंग के दौरान ही देखो एक पॉली ए टेल भी इससे ऐड हो गई है। पॉली ए टेल का मतलब यहाँ तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन जोड़ दी जाती है। ओके, ये क्या है, इसको ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में 200 to 300 एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज। क्या है ये, एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज। इस पॉली ए टेल को जोड़ना क्या कहलाता है, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली ए टेल को जोड़ना पॉली एडिनाइलेशन, बट ऑब्वियस कौन से एंड पर होगा, 3 एंड पर। क्या इसकी कोई सीक्वेंस यहाँ थी क्या, यहाँ से देखकर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन तो यहीं तक हुआ है, ये तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जोड़ी गई है। एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि टेलिंग जो है वो कैसे की जाती है, टेम्पलेट डिपेंडेंट या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये कंप्लीटली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है बच्चों, है ना, यहाँ पर कोई टेम्पलेट का रोल नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्या तैयार हो गया, एक mRNA तैयार हो गया, जिस पर स्प्लाइसिंग के बाद कैप और टेल हटा मत देना, कैप भी लगी हुई है, टेल भी लगी हुई है, एज इट इज ये ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। चाहे इसे ट्रांसलेशन में कैप और टेल का ट्रांसलेशन नहीं होगा, बस ये इसकी टैगिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, पता चल जाए बाहर जाते ही कि भाई बॉस आ गया है, कैप और टेल लगा के ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली ये तो था HNRNA, और अब ये एक्चुअल प्रोसेस्ड mRNA है। क्या है ये, प्रोसेस्ड mRNA है, ठीक है, समझ में आ गया। बस ये डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। पढ़ लें अब हम इसको, देखो क्या लिखा है भाई यहाँ पर, देखें, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस और रह गया, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। पहले यहाँ पे देखते हैं, देयर इज सिंगल, चलो वो भी बता देती हूँ, फिर पढ़ने में कंफ्यूजन होगा, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में ये सारे डिफरेंस तो हमने देख ही लिए। एक डिफरेंस और समझना कि प्रोकैरियोट्स में ये जो RNA बन रहा है ना, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है mRNA बने, ट्रांसक्रिप्शन में tRNA एंड rRNA भी बनते हैं, तो चाहे tRNA बनाना है, चाहे mRNA बनाना है, चाहे rRNA बनाना है, सारा काम एक ही एंजाइम करता है, दैट इज RNA पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड रो फैक्टर। यूकैरियोट्स में ये काम डिवाइड किया गया है, करता तो RNA पॉलीमरेज है, बट RNA पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं इन द यूकैरियोट्स। कौन से 3 टाइप्स होते हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों को काम बांटा गया है कि किसको कौन सा RNA बनाना है, उसकी बहुत इजीली सीक्वेंस आप याद रख सकते हो। मैंने कहा था ना, तीनों RNA को RMT से याद रखो, PMT की जगह RMT। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड RMT, फर्स्ट rRNA को बनाएगा, सेकंड mRNA को बनाएगा और थर्ड tRNA को बनाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस और है। तो यहाँ क्या लिखा है, पहले प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो देयर इज सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये लाइन आप हाईलाइट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट देन देयर इज सिंगल RNA पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ RNA इन बैक्टीरिया। जबकि आप आगे देखो, जब हम यूकैरियोट्स के लिए पढ़ेंगे ना, तो ये एक पैराग्राफ आएगा, उसमें लिखा है देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस in addition to the RNA polymerase found in the organelles। इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनेल्स में कहाँ से RNA पॉलीमरेज आ गया? क्या आपको ध्यान नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA अलग होता है, वो RNA बनाता है। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA अलग होता है, वो भी RNA बनाता है। तो प्रोकैरियोट में तो ऐसे कोई ऑर्गेनेल होते नहीं है, प्रोकैरियोट में तो RNA पॉलीमरेज कहाँ चाहिए, ये जो मेन DNA है इससे RNA बनाने के लिए एक चाहिए। पर हमारे में RNA पॉलीमरेज न्यूक्लियस के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं वो तो है ही, उनकी बात नहीं कर रहे हम। जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, वो भी 3 तरह का है,
ठीक है, कौन से 3 तरह का है? देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, उन तीनों को क्लियरली काम बांटा हुआ है, कोई मिक्स नहीं है कि लड़ाई करें, ये काम मैं करूंगा ये काम मैं, बिल्कुल काम बांटा हुआ है कि द आरएनए पॉलीमरेज, कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे उसको आप यहाँ पर एनसीईआरटी के नीचे अलग से लिख लो। कैसे काम बांटा हुआ है कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इनमें से फर्स्ट को कहा है तुम आरआरएनए को बनाओ, सेकंड को बोला है एमआरएनए को बनाओ और थर्ड को बोला है तुम टीआरएनए को बनाओ। आरएमटी, सिंपल आरएमटी, पीएमटी की जगह आरएमटी, ये याद रखना है बस तुम्हें, तो आरएमटी। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि आरआरएनए के सब टाइप्स होते हैं? बताया था भाई कि प्रोकैरियोट में आरआरएनए होता है 5, 16, 23 और यूकैरियोट में आरआरएनए होता है 5, 18, 28 और 5 के साथ एक 5.8 भी था। अच्छे से बताया था आरएनए पढ़ाते वक्त, इसीलिए मैं कह रही थी तुम्हें कि जहां मुझे लगता है ज़रूरत चीज़ें बतानी है मैं अपने आप बता दूंगी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके। ठीक है, तो इसमें भी अब ये आरआरएनए फर्स्ट कहेगा यार मेरे को कौन से आरआरएनए बनाने हैं, प्रोकैरियोट में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, हमें तो यूकैरियोट की बात है, 4 तरह के आरआरएनए हैं। तो इसने कहा यार मैं चारों बनाऊं क्या, तो मेरे पर बहुत जिम्मेदारी हो जाएगी, कुछ काम तो ले लो मेरा। तो सबसे छोटे भाई ने, थर्ड ने बोला ठीक है एक मुझे दे दो। ठीक है, तो वो जो एक आरएनए इसके पास जाता है ना, वो सबसे छोटा वाला जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? 5s। तो 5s वाला तो तुम इधर दे दो, किसको दे दो? थर्ड वाले को। टीआरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा, ये 5s टाइप का आरआरएनए भी बनाएगा। और बाकी तीनों तुम यहीं डाल दो, 5.8, 18, 28, 8 की फिगर वाले तीनों इसने ले लिए और सबसे छोटा आरएनए सबसे छोटे भाई यानी थर्ड को दे दिया। ठीक है, क्लियर है क्या? तो फर्स्ट क्या बनाएगा? इन तीनों आरआरएनए को बनाएगा। सेकंड एमआरएनए को बनाएगा, पर आपको पता है यूकैरियोट में एमआरएनए डायरेक्टली तो बनता नहीं है, किस फॉर्म में बनता है? तो ऑप्शंस में कई बार एचएनआरएनए भी लिखा हुआ आ जाता है, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए दोनों में से एक ही आएगा। बाई चांस दोनों आ जाते तो एचएनआरएनए को चूज करना, क्योंकि हमेशा पहले कौन बन रहा है? एचएनआरएनए बन रहा है। ठीक है, और थर्ड ने टीआरएनए बनाने की जिम्मेदारी ले ली, एक बड़े भाई का काम ले लिया और एक छोटों को अक्सर हम एक्स्ट्रा काम पकड़ा देते ना, यार ये वाला काम भी तू कर लेना। तो थर्ड को वो जो एक छोटा सा आरएनए और बताया था कि मैंने तुम्हें एसएनआरएनए अभी थोड़ी देर पहले, स्प्लाइसियोसोम में जो होता है, वो भी इसी को दे दी जिम्मेदारी कि भाई ये एसएनआरएनए भी तू ही बनाना। तो यहाँ पर ये जो इस तरह से लिखा है उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है तुम्हारे लिए। देखो जरा क्या लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए ऑफ दीज 3, RNA polymerase third is responsible for transcription of these 3, 5 मतलब tRNA, 5s rRNA, hnRNA, इनको 3 दे दिए। और सेकंड जो RNA polymerase है उसको सिर्फ एक ही RNA दिया गया है जो mRNA का प्रिकर्सर होता है, दैट इज hnRNA। तो नीट में hnRNA पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ hnRNA, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस। तो ये प्रिकर्सर है mRNA का। स्प्लाइसिंग पता है तो तुम इजीली कोरिलेट कर पाओगे इस लाइन को। ठीक है, एकदम क्लियर है कि यहाँ तक की चीज़ तुम लोगों को। तो ज़रा देखें क्या लिखा है कि RNA पॉलीमरेज, एक मिनट, क्या लिखा है? RNA पॉलीमरेज बाय, अब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं पहले कि प्रोकैरियोट में एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के RNA के लिए कोड करता है। इट बाइंड्स टू प्रमोटर, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, इट यूज, अच्छा यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन है बच्चों? जैसे डीएनए में मैंने तुमको बताए थे ना, डीएनटीपीज आए थे जो अपने साथ 2 एडिशनल फॉस्फेट लाए थे, एनर्जी भी दे रहे थे और जुड़ भी रहे थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह के सबस्ट्रेट आएंगे, बस डीऑक्सी नहीं लगाना, सीधा न्यूक्लियोसाइड बोलना है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोला था, यहाँ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलो। वहाँ शॉर्ट में डीएनटीपी बोला था, यहाँ एनटीपी बोलो। ये सबस्ट्रेट का भी काम करेंगे और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे अपने 2 टर्मिनल फॉस्फेट से। क्लियर? ये जुड़ते जाएंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, जैसे जैसे टेम्पलेट की सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मोनोमर जुड़ता जाएगा। Following the rule of complementarity, it somehow also facilitate opening of helix. हेलिक्स के लिए कोई हेलिकेज नहीं आएगा, आरएनए पॉलीमरेज ही मैनेज कर लेता है। एंड कंटिन्यू द इलोंगेशन, ठीक है, ये इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच, अच्छा ये एक एडिशनल लाइन है देखो कि जब ट्रांसक्रिप्शन में इलोंगेशन का स्टेप चल रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा आरएनए बंधा रहता है। देखो जो आरएनए बनता जा रहा है वो खुलता जा रहा है जिससे ये दोनों वापस आपस में जुड़ जाएं। सिर्फ एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए ही
जुड़ा रहता है टेम्पलेट के साथ. ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द नॉट ओनली डीएनए बट विद एंजाइम. एंजाइम भी आगे खिसकता जाता है, ऐसा नहीं कि पूरे आरएनए को एंजाइम ने पकड़ के रखा है. जिस जगह ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है उसी जगह को एंजाइम के साथ एज वेल एज डीएनए के साथ जुड़ना है. क्लियर? Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA, कितने अलग अलग नाम है बट कोई दिक्कत नहीं है, nascent मतलब न्यूली फॉर्म्ड. तो जो nascent RNA है, न्यूली फॉर्म्ड RNA बना है, वो अलग हो जाएगा, it fall off. So also the RNA polymerase भी अलग हो जाएगा. This results in termination of the process. ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps? तो इसका आंसर दिया है, ये जो तीनों स्टेप हैं, द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. अकेले तो वो इन तीनों में से एक ही काम कर रहा है, दैट इज इलोंगेशन. क्योंकि इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स नॉट यूकैरियोट. उसको कुछ को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज सिग्मा एंड रो. तो क्या इनको हम को फैक्टर्स कह सकते हैं बच्चों? यानी इन दोनों स्टेप के लिए तो आरएनए पॉलीमरेज एक एपो एंजाइम है, उसको कोफैक्टर से जुड़कर होलो एंजाइम बनाना पड़ेगा, जबकि इलोंगेशन ये अकेला ही कर सकता है. ये की लाइन है, इसको भी हाईलाइट करो कि देखा जाए तो ये अकेला कौन सा स्टेप करता है? इलोंगेशन. बाकी दोनों के लिए इट रिक्वायर कोफैक्टर. जब तक सिग्मा या रो नहीं होंगे तब तक वो इनिशिएट या टर्मिनेट नहीं कर पाएगा इस प्रोसेस को. ठीक है, क्लियर है क्या? Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और वो इनिशिएट और टर्मिनेटर की तरह भी एक्ट कर पाता है इनसे जुड़ने के बाद. बट सिर्फ प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट्स में ये नेसेसिटी नहीं लगाई गई. ठीक है, इवोल्यूशन हो गया. नेचर ने कहा अननेसेसरी क्यों, जब वो इलोंगेशन को कर सकता है तो उसी को केपेबल बना दो इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए. ठीक है. सो इन बैक्टीरिया, एक तो ये पॉइंट हो गया बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में. एक और पॉइंट सुनना, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन की दो खासियत. पहली, सिग्मा एंड रो चाहिए, और दूसरी खासियत कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड. बच्चों कपल बना दिए दोनों को, साथ साथ रहने वाले. ये क्या हुआ भाई, ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया? देखो इधर, प्रोकैरियोट में मैं तुम्हें कह रही हूँ कि डीएनए कोई न्यूक्लियस में तो बैठा नहीं है. कहाँ बैठा है डीएनए? साइटोप्लाज्म में ही बैठा हुआ है. तो मान लो डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. जब ये आरएनए बनाता है ना बच्चों, तो आरएनए चेन को क्या यहाँ पर कोई स्प्लाइसिंग करनी है? क्या कहीं बाहर जाकर ट्रांसलेशन करना है? यहीं ट्रांसलेशन करना है, कोई स्प्लाइसिंग नहीं होनी. तो जब ट्रांसक्रिप्शन में चेन बनने लगती है ना, तो चेन बनने की शुरुआत के साथ साथ ही इससे राइबोसोम जुड़ जाता है और प्रोटीन चेन भी बनने लगती है. जितने राइबोसोम जुड़ने हैं, 2-3 आरएनए के बनते बनते ही वो जुड़ जाते हैं और ट्रांसलेशन की भी शुरुआत कर देते हैं. भाई आपको पता है ना, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बहुत कम समय में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. मतलब बहुत कम समय में ये फटाफट अपने ज़रूरत की चीज़ें बना रहे हैं. तो वो तभी तो पॉसिबल है जब चीज़ों की ओवरलैपिंग होगी. तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं. वो वेट नहीं करता कि पहले एमआरएनए को तसल्ली से बन जाने दो, अलग हो जाने दो, फिर ट्रांसलेशन शुरू करेंगे. इधर से मतलब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये इतनी चेन अभी बनी है, इसी से आकर एक राइबोसोम जुड़ जाएगा, इसी से आकर एक राइबोसोम जुड़ जाएगा और साथ में प्रोटीन चेन भी बनाना शुरू कर देगा. थोड़ी और बनेगी, दूसरा राइबोसोम यहाँ अपनी जगह पर जुड़ जाएगा. ये हम ट्रांसलेशन में सीखेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि राइबोसोम कहाँ जुड़ेगा. उसके भी जुड़ने की साइट फिक्स होती है स्टार्ट कोडोन, अलग होने की साइट फिक्स होती है स्टॉप कोडोन. ठीक है, पर जहाँ पर भी उसकी साइट है वो जुड़ जाएगा. तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्यों कपल हो सकते हैं? रीजन दिया है यहाँ पर, सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, यानी कोई स्प्लाइसिंग नहीं चाहिए, नो स्प्लाइसिंग, टू बिकम एक्टिव, वो ऑलरेडी एक्टिव है. एंड ऑल्सो since transcription and translation both takes place in the same compartment, that is the cytoplasm. देखा आपने ये डिफरेंस भी. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ट्रांसलेशन के लिए आरएनए को बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा. पर प्रोकैरियोट्स में दोनों प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में चल रहे हैं. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया. So many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Many times, ज़रूरी नहीं है हमेशा, but many times ऐसा देखा गया है कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है much before the completion of transcription.
कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया ओनली। हमारे में है क्या ऐसा पॉसिबल? देखो कि यहाँ आरएनए बनने लगा और साथ में तुम प्रोटीन चेन बना दो, कैसे बनाओगे? अभी तो इसकी स्प्लाइसिंग करनी है, फिर स्प्लाइसिंग करके इसको बाहर भेजना है, तब जाके ये प्रोसेस शुरू होगा। तो हमारे में ये कपलिंग नहीं हो सकती, इनमें हो सकती है। इसीलिए मैंने इसमें एकदम एंड में एक स्लाइड ऐड की है, वहाँ पे लिख दिया है कि यूकैरियोट्स में ये दोनों प्रोसेस कपल्ड क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? कांट बी कपल्ड, क्योंकि एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, जबकि इसको बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना है ट्रांसलेशन के लिए, यानी साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट ऑफ ट्रांसलेशन अलग अलग है। और दूसरा, एमआरएनए एचएनआरएनए की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसकी एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, इसलिए हमारे में कपलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? इस पे बाद में आएंगे। तो अब फाइनली आ जाते हैं हम, ये पढ़ लिया हमने यहाँ तक। नेक्स्ट, इन्होंने कोई हेडिंग नहीं डाली है, सीधा यूकैरियोट लिख दिया है, तो आप लिख देना ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स में इन्होंने कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्या? यानी प्रोसेस तो सेम है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, पर दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं? पहली तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज में डिवीजन ऑफ लेबर है, टाइप्स हैं इसके और उनमें काम बटा हुआ है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे काम नहीं करेगा। तो आप तो ऐसे याद रखो बच्चों कि प्रोकैरियोट में 3 चीजें चाहिए, सिग्मा, आरएनए पॉलीमरेज और रो। यूकैरियोट में भी 3 चीजें चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों में 3-3 का ग्रुप बना दो, सिग्मा और रो यहाँ डाल दो प्रोकैरियोट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूकैरियोट में कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने ऑलरेडी समझ ली। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने आपको पार्शियली बता दी, बस पढ़नी है हमको। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, that is HNRNA, contain exon as well as intron and is non-functional. It is not ready for translation. Hence, it is subjected to process called splicing, where splicing की definition क्या है? Introns are removed and exons are joined in a defined order. Joining ligase करता है, removal spliceosome करता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने डायग्राम में लिख दिया था, आप लिख लेना। HNRNA undergoes एडिशनल प्रोसेसिंग, दैट इज कैपिंग और टेलिंग। ना सिर्फ स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग में क्या होता है? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक, ओनली वन, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है। अनयूजुअल क्यों बोला? क्योंकि इसके पास ट्राइफॉस्फेट है, मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई। कहाँ जोड़ेंगे? 5 एंड पर, दैट इज कैप है जो उसका। टेलिंग में एक एडिनाइलेटेड रेजिड्यू, जिसमें 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेजिड्यू जुड़े रहते हैं, आर एडेड एट 3 एंड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ऐसा कुछ टेम्पलेट पर नहीं था, एडिशनली उस टेल को जोड़ा गया है। ठीक है, इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। नाउ इट इज कॉल्ड mRNA। अब आप इसको आराम से mRNA कहो। इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब कहा भाई अब तो जाओ, तुम्हारे सारे नखरे पूरे हो गए हैं, तुम्हें तैयार भी कर दिया है हमने, तुम्हारी स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कर दी है, जाओ साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसलेशन करो। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जेनेटिसिस ने सोचा यार ऐसा क्यों किया नेचर ने, ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ये स्प्लाइसिंग, ये सब क्यों इवॉल्व हुई हमारे में? तो इसको कोरिलेट कर सकते हो बच्चों हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के कॉन्सेप्ट से। जैसे हम इवॉल्व हुए हैं हमसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म से, और जो चीज़ें उनमें फंक्शनल थी वो हमारे में ज़रूरत की नहीं है, पर वो हैं तो सही एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बिल्कुल वैसे ही जब नेचर ने इवोल्यूशन किया तो ये सीक्वेंसेस उन सीक्वेंसेस को बताती हैं जो शायद हमसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में इंट्रॉन्स नहीं रही होंगी, तब ये जीन पूरा का पूरा एज इट इज कोड होता होगा, पूरी प्रोटीन चेन बनती होगी। बट जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए प्रोटीन्स मॉडिफाई हुई, तो उनमें अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसेस भी मॉडिफाई हुई, पर जीन मॉडिफाई नहीं हुआ। जीन में जो इंट्रॉन्स है ना वो एज अ वेस्टिजियल सीक्वेंस वहीं रह गए, और उसको हटाने के लिए नेचर ने स्प्लाइसिंग इवॉल्व कर दी। तो इंट्रॉन्स एक तरह से हमारे वेस्टिजियल सीक्वेंसेस हैं, मैं तो ऐसे समझाती हूँ बच्चों को। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो हमने शुरू में देखा था रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। ये हमारे जीनोम का एक एंशियंट फीचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लो तुम। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब, रेमिनिसेंट का मतलब है रिमाइंडर, एंटीक चीजें बोलते हैं ना हम पुराने जमाने की, रिमाइंडर ऑफ ओल्ड एज।
जो भी हमारे एंशियंट थे, एंसेस्टर्स थे, उनमें वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं फंक्शनल रही होंगी। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, कि आरएनए, चाहे से आपने डीएनए में वो सीक्वेंस नहीं हटाई, बट आरएनए में तो आप वो सीक्वेंस हटाओगे तभी जाके वो आगे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और काम कर पाएगा। तो ये जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है वो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को बताता है, और जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमाइंडर ऑफ ओल्ड एज यानी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह के, ठीक। In recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living system have assumed more importance. ठीक है, so this is all about the transcription. इस पूरे प्रोसेस में जो जो डिफरेंसेस पढ़े ना बच्चों हम लोगों ने, वो मैंने यहाँ पर एक टेबल में लिख दिए हैं। साइट लिख दी है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस, एंजाइम बता दिए हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट में पॉली, हमारे में मोनो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में नहीं है, हमारे में है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट सीधा एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता है। स्प्लाइसिंग यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर है। और एक पॉइंट तुम इसमें ऐड कर सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, कैन बी कपल्ड, हमेशा नहीं होते, कभी कभार होते हैं, कैन बी कपल्ड, जबकि हमारे में कपलिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। डन, समझ में आ गया पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक लगता है, बट अगर ये पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। और एक बार प्लीज़ इस टॉपिक को किसी भी बच्चे को, किसी भी सामने पिलो रखकर किसी को पढ़ाना ज़रूर बच्चों, तभी ये टॉपिक आपके दिमाग में एकदम बैठेगा। इसके क्वेश्चन भी साथ साथ में करना, नोट्स भी बनाना। नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आधा घंटे का टाइम निकाल कर पूरा शुरू से लेकर एंड तक बोल बोल के रिवाइज करके सामने किसी को भी पढ़ा देना, तो आप नहीं भूलोगे इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इस आरएनए पर जेनेटिक कोडोन्स क्या होते हैं और फिर कैसे सेल उनको ट्रांसलेट कर कर प्रोटीन चेन बनाती है, यानी कि विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन। ओके, गुड बाय।